नेक्स्ट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक, इन प्रीबोर्ड 2 वी आस्क्ड यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। प्रीबोर्ड 2 में यहां से क्वेश्चन आया था एक ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से। ठीक है, A baker from Goa revolves around the relevance of baker in the गांव culture which dates back to means ये जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का चैप्टर था जिसमें किसकी बात की गई थी, लोव्स ऑफ ब्रेड की बात की थी हमने, और किसकी बात की थी कि ब्रेड मेकिंग जो है वो एक वहां पर एक ट्रेडिशन था जो कि काफी प्रॉफिटेबल था, और इसको अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग जो आपके इवेंट्स होते थे वहां पर क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी, ये हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। और ब्रेड मेकिंग के थ्रू क्या जो बच्चों का लगाव था, जो वहां के जो चिल्ड्रन थे उनका जो लगाव था उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। A baker from Goa revolves around the relevance of baker in the गांव culture which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa। तो ये कब की बात कर रहा है, जब पोर्टुगीज जो थे गोवा सिटी पर रूल किया करते थे, उस समय बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, किस तरीके से क्या होता था, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। The Portuguese may have left but bread makers continue to have an inevitable structure। कहने का मीन्स क्या है कि पोर्टुगीज तो चले गए लेकिन ब्रेड मेकिंग जो है वो अभी भी क्या है उनके साथ ही है, ब्रेड मेकिंग अपनी वो छोड़ गए, जो कि आज भी मतलब फॉलो की जाती है। And in this story, the author recalls his childhood days after their excitement on seeking the baker। और इस चैप्टर में जब बेकर को देखते हैं, जो ऑथर है वो बेकर को देखता है तो अपने पुराने दिन यानी बचपन के दिन को याद करने लगता है। And they were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth। और वो इस बात को कहने वाला enthusiastic है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है कि जब हम छोटे थे तो बिना ब्रश किए भी बेकर्स के पास पहुंच जाते थे, और बेकर से ब्रेड लेना हमारे लिए क्या होता था, एक बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं हैप्पीनेस वाला, एक एंजॉयफुल वाला इवेंट होता था। देखिए जरा, The lesson begins with the how narrators elders often recall the time when the Goa was under the rule of Portuguese। तो यहाँ से किससे शुरुआत होती है इसकी कि जो बेकर्स थे पोर्टुगीज टाइम पर वो किस तरीके से हमारे जो पोर्टुगीज रूल करते थे, तो बेकर्स की कंडीशन क्या थी, कैसे वो आते थे, कैसे क्या पहनते थे, क्या उनके रूल्स थे, कितने बजे आते थे, दिन में कितने बार आते थे, ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे, देखेंगे इसमें। दे टॉक अबाउट हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन देयर विलेजेस इवन आफ्टर द पोर्टुगीज हैव लेफ्ट। तो इसमें बताएगा आपको वो कि किस तरीके से जो बेकर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस है, जबकि पोर्टुगीज यहाँ से जा चुके हैं लेकिन फिर भी बेकर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग वाला जो प्रोसेस होता था लोव्स ऑफ ब्रेड वाला वो काफी प्रॉफिटेबल था, लोगों को काफी इससे बेनिफिट होता था। दे आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। गोवा में क्या बोलते थे इनको, पैडर्स बोला जाता था। एंड द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स। मिक्सर्स, मोल्डर्स, मोल्ड किसको बोलते हैं, सांचा जिसमें बनाया जाता है उनको, ठीक है। एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेसेस किसको बोलते हैं, भट्टियां जो होती हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विद देयर फेमस ब्रेड लोव्स। तो जो आज भी गोवा के अंदर लोगों क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और ब्रेड लोव्स आज भी वहां पे बनते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट। ये पॉसिबल है कि ओरिजिनल जो लोग थे वहां पे अब वो नहीं है, बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। लेकिन उनके जो प्रोफेशन उनके बच्चों के द्वारा यानी उनके बेटों के द्वारा वो प्रोफेशन आज भी फॉलो किया जा रहा है। द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू, थर्ड किसकी क्या है, एक साउंड है थर्ड, यानी वो बैम्बू को जमीन पे ऐसे मारते हुए आते थे ना, तो उसको बोलते थे कि थर्ड क्या है, एक साउंड है, ठीक है, बैम्बू की। एंड स्टिक कैन बी हर्ड in some parts of the village and the same jingling third would make the narrator and his friends during their childhood days would go running to them without brushing or washing। तो ये थर्ड की वजह से यानी जो बैम्बू की साउंड है उसी की वजह से क्या होता था, जो ये ऑथर है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो किस तक पहुंचते थे, जो बेकर्स होते थे यानी जो बेकर्स अपने लोव्स ऑफ ब्रेड को बेचने के लिए आते थे उस तक पहुंचते थे। It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out the bread bangles for themselves। क्या बोल रहा है, It was the maid servant of the house who collected the loaves while children sorted out of the bread bangles for themselves। तो मेड सर्वेंट जो होती थी वो क्या करती थी, वो भी उनको मतलब कलेक्ट करती थी बच्चों से और अपने पास बच्चों को मतलब देती थी उनको। एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस इन गोवा। एंड बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट। आप ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ से आप आंसर जब लिखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स थे यानी जो बोल था वो उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। देखिए ध्यान से, बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स, केक्स एंड बोलिनहास और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जो बोल है वो कहां पर है, पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स ओनली। केक्स एंड बोलिनहास और कोकोनट कुकीज आर ईटन बाय एवरी फेस्टिवल। एंड द लेडी ऑफ हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस एट हर, अब जो सैंडविचेस है वो कब बन रही है, डॉटर्स एंगेजमेंट। तीनों चीजें एज इट इज आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ
नोन एज कबाई। जो अर्लियर बेकर्स थे वो क्या पहना करते थे, एक फ्रॉक जैसी ड्रेस थी, उसको क्या बोलते हैं, कबाई, जिसको आज की डेट में हम फ्रॉक बोलते हैं। बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। लेकिन नरेटर के टाइम की अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे, हाफ पैंट समझ लीजिए, हाँ, जो नी के नीचे जो पैंट है, कैपरी जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, उस तरीके की एक ड्रेस होती थी। एंड द जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और जो पैसे थे वो कब लेते थे, हमेशा एंड ऑफ द मंथ। बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयस एंड प्रॉस्परस। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेकरी का जो प्रोडक्ट कह सकते हैं कि प्रोफेशन था, वो लोगों के लिए फायदेमंद था, इसीलिए उसको आज तक कंटिन्यू रखा गया। मींस पोर्टुगीज के जाने के बाद भी उसको कंटिन्यू रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकरी प्रोफेशन विच हैज बीन कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट टाइम, जिसको आज तक क्यों कंटिन्यू रखा गया। तो एक तो ये कि लोगों की पसंद भी है वो, और पुराने समय में अलग अलग ट्रेडिशंस के थ्रू अलग अलग जो इवेंट्स होते थे उनमें फॉलो किया जाता था, उसको मतलब एक एज अ स्वीट उसको यूज किया जाता था। उसके साथ साथ क्या कि प्रॉफिट, जब वो सेल उसकी अच्छी है तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, जब उसकी सेल अच्छी है तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ दैट उसको आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी आ रहे हैं ना मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। देखिए मेन पॉइंट्स क्या है इसके। द पोर्टुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। मे भी इसको इसकी अकॉर्डिंग चला रहे होंगे ट्यूबलाइट। नहीं बंद कर दो आप इसको, हाँ नहीं बंद कर दो, वो रिफ्लेक्शन आएगा उसमें। देखिए द पोर्टुगीज इन गोवा वर लवर्स ऑफ ब्रेड। जो पोर्टुगीज थे गोवा में वो क्या थे, ब्रेड लवर्स थे, पहली चीज। Those eaters of bread have now gone but its makers still exist। बिल्कुल, क्योंकि जो ओरिजिनल ईटर्स थे वो तो जा चुके हैं, उनके बेटे उस बिजनेस को, प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। During the childhood days of the narrator, Bake used to be their friend, companion and guide। जब नरेटर के टाइम की बात करें तो बेकर्स क्या हुआ करते थे, उसके कंपेनियन हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे, फ्रेंड, यानी उनको गाइड करा करते थे कि कैसे क्या चीजें बनती हैं, क्या होता है। एंड आफ्टर फिनिशिंग इज सेलिंग द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर बैम्बू वोक अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन। बिल्कुल याद करने वाली बात है कि जिंगलिंग थर्ड यानी साउंड जो आती थी बैम्बू की, उसके थ्रू ही क्या होता था, बेकर्स सॉरी जो ऑथर है, ऑथर जो है वो जागते थे और भागते थे किसी को खरीदने के लिए। द लोव्स वर डिलीवर्ड टू बी द सर्वेंट ऑफ द हाउस। सेलिंग, ये आफ्टर फिनिशिंग सेलिंग गलत है, ये मतलब एरर है उसमें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो उसमें एरर है, वो सेल वाली बात कर रहा है, बेचने के बाद, हाँ वो उसी की बात कर रहा है तो वो यहीं से। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू वोक अप द स्लीपिंग चिल्ड्रन। तो जो आवाज होती थी बैम्बू की, उसके थ्रू क्या होते थे, जो ऑथर थे वो जागते थे। एंड लोव्स ऑफ ब्रेड वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। अब ये तो बच्चे हो गए, ये तो भागते थे, बाकी जो फैमिली और जो फैमिली थी से और फैमिली जो रह रही हैं, उनके जो सर्वेंट्स होते थे वो लोव्स ऑफ ब्रेड उसको खरीदने के लिए जाते थे, वो कलेक्ट करते थे। एंड चिल्ड्रन वुड पीप इनटू द बेकर्स बास्केट फ्रॉम द ब्रेड बैंगल्स। और जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बेकर्स की बास्केट में पीप करते थे, झांकते थे और देखने थे, मतलब बच्चों का ये स्वभाव होता है। एंड द चिल्ड्रन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी। ये सब बेसिक बातें हैं। द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बोल ब्रेड, ये हमने आपको जस्ट अभी बता दिया। एंड द बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर नीड लेंथ, ये भी क्लियर हो गया। एंड द बेकर वाज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये जस्ट क्लियर किया है। द बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। यस, बेकर जो थे बिल्स बनाने से लेते थे, तो वो जो लिखते थे वो कहाँ लिखते थे, मतलब किसकी दीवार पे लिखते थे, मतलब घरों की दीवारों पे, घरों की दीवार पे, हाँ जो कस्टमर है उसी की पे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अपने आप कहाँ से इतने दीवारें लाएगा वो, अब कस्टमर्स के यहीं उन्हीं पे। ठीक है, आगे देखिए, अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। वी किड वुड बी, मैं इसकी जो आपको एक्सट्रैक्ट बेस नहीं कराऊंगा, इसके मैं आपको सीधे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही है। शॉर्ट आंसर्स। What did the baker do first once he reached a house? बेकर सबसे पहले क्या करते, जब वो एक बार घर पहुंचते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, the baker would first greet the lady of the house by saying good morning and he would then place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the servant। क्या करते थे, पहले जाते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, और जो एक बैम्बू होता था उस पर अपनी बास्केट को रखते थे, और उसके बाद जो सर्वेंट्स होते थे उनको जो डिलीवर कर देते थे क्या, लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, इसमें आप और भी बढ़ा सकते हैं कि सपोज आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, देयर चिल्ड्रन यूज्ड टू पीप इनटू द बास्केट, यहीं पर उसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल, they used to choose their lovable bread bangles from the basket that you can add inside this, क्योंकि एक्चुअली वो पूछ रहा है कि करते क्या थे, तो वो सब ऐड कर सकते हैं. How did the baker make this entry? बेकर आते कैसे थे? The baker used to enter with a jingling sound of the specially made bamboo staff and his one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो इसका एक हाथ जो होता था कहाँ पर होता था? हेड पर, यानी बास्केट को रखे हुए, और एक हाथ जो है वो कहाँ पर होता था? बैम्बू स्टिक के साथ में ग्राउंड पर. समझ में आ रही है? सीन में इमेजिन कर पा रहे हैं? एक हाथ उसका किस पर? बास्केट को पकड़े हुआ है और दूसरा हाथ उसका क्या कर रहा है? जिंगलिंग की साउंड कर रहा है बैम्बू से. हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट? तो हमें कैसे पता लगता है कि मेकर्स ऑफ ब्रेड जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? द नरेटर स्टेट्स दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड. क्योंकि नरेटर क्या बता रहा है हमें, जो चैप्टर है हमारा उसमें नरेटर में क्या बता रहा है कि ईटर्स ऑफ ब्रेड जो हैं, यानी जो खाने वाले हैं, जो खाने वाले हैं वो क्या हो गया? वैनिश, बट द मेकर्स आर स्टिल एग्जिस्ट. जो खाने वाले लोग हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं वो अभी भी यहीं पर हैं. एंड फर्दर सेज दैट दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नासेस स्टिल एग्जिस्ट. और उस समय की जो फर्नासेस थी, भट्टियां थी, वो अभी भी यहाँ पर है. एंड फायर इन द फर्नासेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और इस बात का मतलब क्या है कि फायर हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि भट्टियों में आग अभी भी जल रही है. मतलब क्या? अभी भी लोव्स ऑफ ब्रेड जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज. तो इन्हीं 2-3 लाइनों से हमें पता लगता है कि ब्रेड मेकिंग जो है वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. तो ये लाइन ही आपको मेंशन करनी पड़ेंगी उसमें. मैंने क्वेश्चन आस्क यू अबाउट दिस. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड्स फ्रॉम द गांव्स? Why was the baker's furnaces essential in the traditional गांव लैंग्वेज? तो वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, या बेकर्स फर्नेसेस जो है वो इसेंशियल है. तो क्यों इसेंशियल है? बिकॉज जस्ट लास्ट वाले अभी हमने आपको, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था और इसकी ट्रेडिशन था. मतलब एक अलग अलग इवेंट्स में सैंडविचेस किस पे बनती थी? एंगेजमेंट में बनती थी. और बोलिनहास केक्स एंड बोलिनहास ऑन क्रिसमस, ठीक है, और डॉटर मैरिज में सैंडविचेस बनती थी. तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है. लेट्स सी. Different kinds of breads are important during the different occasions. Occasions पे bolinhas had to be prepared during Christmas and the other festivals, and the mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. So the baker's furnaces was essential, and the baker furnaces was essential because it was a profitable business and it could be transferred from one generation to another. ये भी तो बात है, प्रॉफिटेबल बिजनेस था तभी तो हम उसको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. वो केवल ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए थोड़ा चला रहे थे. प्रॉफिटेबल था इसलिए भी चला रहे थे बिकॉज जो ब्रेड्स हैं वो क्या थी? पसंद थी लोगों की. जो लोगों की पसंद थी तभी तो अभी भी चल रहा है. ठीक है. पार्ले जी जो कंपनी है वो 1800 के आसपास की है और आज तक चल रही है. पार्ले जी ब्रिटिशर्स के टाइम की और आज भी चल रही है ना? क्यों चल रही है? क्योंकि पसंद है. कोई कितना भी महंगे से महंगा बिस्किट खाए, लेकिन पार्ले जी है. पार्ले जी है, उसकी अलग ही अपनी पहचान है. वो कितना भी महंगा बिस्किट खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है. पार्ले जी अपने अलग ही अपना मार्केट कवर करके बैठा हुआ है. उसने अपनी मार्केट अलग ही तरीके से कवर कर रखी है. और एक चीज और देखिए कि पार्ले जी आज भी 5 रुपए का पैकेट आता है. उसने बिस्किट भले ही कम कर दी हो, 5 रुपए से छह नहीं किया उसने. ये उसका एक मार्केटिंग स्टंट है कि जैसे ही वो कर देगा तो हर व्यक्ति नहीं खाएगा फिर उसको. अभी हर व्यक्ति खाता है. 2 रुपए में भी आता है, और 2 रुपए वाला पहले भी आता था. तब उसमें 8 पीस निकलते थे. अब पता नहीं कितने निकलते हैं, 2 या 4 निकलते होंगे. लेकिन 2 रुपए वाला अभी भी आ रहा है. तो उसने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाया, बिस्किट कम कर दिए. ये उसकी मार्केटिंग है. तो तभी तो प्रॉफिटेबल है आज भी. ठीक है. तभी मार्केट कवर करके बैठा हुआ अभी तक. और ऐसा नहीं है कि पार्ले जी का केवल वही वाला पार्ले जी आता है. पार्ले जी हर तरह के बिस्किट बनाती है, बहुत वैरायटी है. जितने भी अच्छे बिस्किट है सब पार्ले जी के होते हैं. ठीक है. देखिए आगे चलिए, पार्ले जी नहीं, यहीं पर डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स. पार्ले जी को छोड़ देते हैं, फिर से ब्रेड पे आ जाते हैं. डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर्स. द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस. लिसन, द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज द कवाई. तो कवाई किसको बोल रहे हैं? कि फ्रॉक टाइप ड्रेस होती थी उसको कवाई बोलते हैं. इट पेक्यूलियर मतलब हो गया स्पेशल, यूनिक. ठीक है. इट वॉज अ 1 पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन. ये आप सबको बताया. आगे देखिए. इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड चिल्ड्रन टुडे आर कीन टू एंटर एडल्टहुड. इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, फोकस करना ध्यान से. अब ये क्वेश्चन आपको खुद से इमेजिन करना है, खुद से लिखना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करने के अलावा, द चिल्ड्रन टुडे आर कीन टू एंटर एडल्टहुड. बच्चों को छोटे में ही क्या सोचते हैं कि हम पहले बड़े हो गए तब हमें क्या करना है. मीन फ्यूचर की टेंशन ज्यादा है, और एडल्टहुड में बड़े बनने की जल्दी बहुत है. After reading about all the joys that the author Lucio Rodriguez had in his childhood, do you think such a keenness on the part of children is desirable? तो आपने जब देखा कि ये जो राइटर है हमारे, उन्होंने
अपने चाइल्डहुड को जैसे डिस्क्राइब किया है, तो क्या आप सोचते हैं कि जो कीननेस है यानी जो उत्सुकता है अपने अडल्टहुड में जाने की, क्या वो डिजायरेबल है, क्या वो ठीक है? इससे आपको with the help of the examples of this story you will have to write down the answers कि whether it is desirable or not. तो obviously it is not desirable. अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें आंसर तो नो में ही देना है। तो देखिए, I don't think that the keenness of the children these days to enter adulthood is desirable. मुझे नहीं लगता कि डिजायरेबल है। क्यों डिजायरेबल नहीं है? Because children these days are in a hurry to enter adulthood and have access to technology. क्योंकि आज के समय के जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा हरीनेस में है, यानी बहुत ज्यादा जल्दी में है। वो टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं आज के बच्चे क्या हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं। उनको वो रील वाले बच्चे हैं, वो एक मिनट में डिसाइड, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। रील देखी अच्छी लग रही नहीं तो चलो ऊपर, 30 सेकंड में होती है ना, तो 30 सेकंड में डिसाइड करने वाले बच्चे हैं आज के कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। एक चीज पर रुकने वाले बच्चे नहीं है। Due to this, they are learning things earlier than usual and getting matured beyond their age. तो इसी की listen here, focus here. Because of that क्या हो रहा है, वो आज जिन चीजों को सीख रहे हैं, due to this they are learning things earlier than usual and getting matured beyond their age. तो वो अभी भी क्या हो रहे हैं कि अपनी एज से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, उनको वो चीज पहले पता है जो कि उस उम्र में नहीं पता होनी चाहिए। उनको सारे आसपास के रेस्टोरेंट्स के नाम पता है, अभी कौन सी नई मूवी आ रही है उसे सब पता है, सब कुछ पता है उन्हें। छोटे छोटे बच्चों को, yesterday I was checking a notebook, स्टैंडर्ड नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें वो बच्चा लिख रहा है, अभी हमारा ये जो थिएटर है उसके पास कोई रेस्टोरेंट है उसका नाम लिख रहा है। मेरे पास मेरी कलीग बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा मैम आपको ये थिएटर का उसका रेस्टोरेंट का नेम पता है? शी सेड नो सर, मुझे नहीं पता। अब वो बच्चे को सब पता है, वो सब अपनी लेटर में लिख रहा है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ उसको बुला के लाऊंगा तो इस वाले रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर रहा है। तो दैट इज कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या है, एक 5 साल आगे हैं, एक 5 साल नहीं, अच्छी बातों में अच्छा होना चाहिए ना उसको, क्योंकि लेकिन आजकल किस चीज में आगे, टेक्नोलॉजी का यूज करना, गेम खेलना, इस चीज में ज्यादा आगे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। Hence they are losing out their childhood and missing the joys that it brings with it. इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को भूलते जा रहे हैं। अब कौन सा बच्चा है जो कैरम खेलता है? कोई बच्चा है लूडो खेलता है 4 दोस्तों को साथ बिठा करके, कोई लूडो खेलता है, कोई लंगड़ी टांग खेल रहा है, कोई खेल रहा है, सब मोबाइल में खेल रहे हैं। एक कोने बैठे हुए हैं, चारों दोस्त अपने अपने घर में कोने बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। दैट इज, तो ये सब इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। नाउ फोकस हियर, डोंट टॉक टू ईच अदर। क्या किस चीज की फोकस कर रहा है, किस बात की फोकस बताने की कोशिश कर रहा है कि आज के जो चिल्ड्रन है वो अपने चाइल्डहुड को जी ही नहीं पा रहे। वो इस बस एक छोटे डिवाइस में उनकी पूरी चाइल्डहुड कैप्चर्ड है, उसी में करना है जो कुछ करना है उनको। As per my thinking, they should grow at a slow pace and enjoy their childhood to the fullest. तो अकॉर्डिंग टू अस कि उनको क्या करना चाहिए, एक स्लो पेस में अपने लाइफ को चलने देना चाहिए और पूरी तरीके से उसको जीना चाहिए। Children who miss out their childhood cannot be complete adult. एक बच्चा जिसने अपना चाइल्डहुड मिस कर दिया तो वो पूरी तरीके से अडल्ट नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि उसने वो लाइफ ही नहीं जी, वो एक्सपीरियंस ही नहीं लिया अपने बचपन का जिसमें उससे वो मिस्टेक्स होती और उन चीजों को वो सुधारता। And so they should not hurry up to be an adult and grow on nature space. इसीलिए उनको क्या करना चाहिए कि बहुत जल्दबाजी ना करते हुए स्लो पेस में नेचर के साथ। अब देखा किसी बच्चों को मिट्टी में खेलते हुए? कोई नहीं खेलता, कोई बच्चा नहीं ऐसा, वो उसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, वो खेल रहा है, मजे से नहीं खेल रहा, वो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से खेल रहा होगा। ठीक है, ये बच्चे नहीं है जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सामने। हाँ, तुम बच्चे हो भी नहीं ना फिर। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, नाउ लिसन, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा, अब यहीं फोकस करिए, मुझे बार बार ना बोलना पड़े आपको। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा, डू यू थिंक आवर ट्रेडिशंस, हेरिटेज, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस आर द रूट्स दैट नरिश अस इन व्हाई नॉट? तो इस बेकर फ्रॉम गोवा ये जो स्टोरी है, इससे आपको क्या पता चलता है कि क्या हम लोगों को इस तरीके के ट्रेडिशंस थे या हेरिटेज थे, यानी हेरिटेज मतलब क्या हो गया, जो हमारी विरासत है, वैल्यूज हैं, उसके थ्रू क्या हमारी जो रूट्स है वो नरिश होती हैं, क्या हम नरिश होते हैं, क्या हम आगे बढ़ते हैं, क्या ये हमारी हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशंस या हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं? तो ऑब्वियसली करती हैं। अब बेकर्स फ्रॉम गोवा हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द मेकिंग ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन इन फेस्टिवल ऑफ द गांव पीपल। इसमें एक तो क्या हाईलाइट किया गया है कि जो ट्रेडिशंस हैं उसके थ्रू
वो आज भी फॉलो हो रही हैं और आज भी गांव के विलेज के अंदर बेकर्स जो हैं वो आज भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से अलग अलग फेस्टिवल्स पे उनकी इंपॉर्टेंस शो की गई है। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे, ये जो ट्रेडिशन है वो अभी भी चल रहा है। दिस शोज हाउ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन कीप अस टू आवर पास्ट एंड हेरिटेज। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने, जैसे हमारे जो हेरिटेज जो है मतलब जो हमारे पास से में जोड़ के चल रहा है, तो आज प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम कितने सारे जो रिलीजियस इवेंट्स है वो कर रहे हैं। कोई अपने घर में जागरण करा रहा है, कोई मतलब कीर्तन करा रहा है, कोई जैसे अगर हम पॉलिटिकल वेस पर देखें तो आज हम देख रहे हैं कि जो कुंभ का मेला चल रहा है उसमें कितना पैसा खर्च किया जाए, कितना बजट किया गया ताकि सारे लोग उसमें ज्वाइंट हो। क्या है ये? ट्रेडिशन ही तो है, हमारी संस्कृति ही तो है, हमारी कल्चर ही तो है जिसको हर व्यक्ति जाने। हमारे कल्चर से जोड़ने की तो कोशिश की जा रही है। और क्या है ये ड्रेस, जैसे देख रहे हैं जयपुर में व्यक्ति जा रहा है तो जयपुर वाली ड्रेस पहन के देख रहा है, जयपुरिया ड्रेस जो होती है वो पहन के दे रहा है। तो क्या है ये? ट्रेडिशन से जोड़ने की तो कोशिश कर रहा है। तो हम इस चैप्टर को देखते हुए क्या बोलेंगे कि बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये चैप्टर जो है मैं क्या कर रहा है, ये जो स्टोरी है मैं क्या कर रही है, हमारे ट्रेडिशन से जोड़ने की कोशिश बिल्कुल कर रही है। ठीक है। एंड ट्रेडिशन वैल्यू शेप आवर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट। जिससे क्या होता है, शेप आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी शेप से मतलब क्या है, हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है और पास्ट में हमने क्या देखा, क्या गलत था, क्या सही था, उन सब चीजों में एक डिफरेंशिएशन करने का मौका मिलता है और हम उसमें से जो चीज अच्छी होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, दे एनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। वही चीज आ रही है, ये क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के लिए हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आल्सो हैव एन इंपैक्ट ऑन आवर बिहेवियर पैटर्न टुवर्ड्स द अदर पीपल इन सोसाइटी। और इन ट्रेडिशनल से क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ हमें क्या बिहेव करना है, क्या किस तरीके से किसी चीज का रिप्लाई देना है, ये डिपेंड करता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं और हम उसको लेते कैसे हैं, उस प्रॉब्लम्स के आने के बाद उस कंडीशन को वर्स बना लेते हैं या बेटर बनाते हैं, दैट इज अप टू अस। प्रॉब्लम तो सबके पास है, वो प्रॉब्लम हो भी गई है तो सॉल्व कैसे करना है, तो ये किस चीज से आता है, हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करने से या जो हमारी वैल्यूज हैं उनके बारे में जानने से ये चीज हमारी शेप होती है। क्लियर है, बात समझ आ गई? आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंप्लाई इन रिलेशन टू द कैरेक्टर ऑफ बेकर? तो वो बोल रहा है कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो उनके फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे और गाइड हुआ करते थे। तो ये स्टेटमेंट आपको ऑथर के बारे में या राइटर के बारे में क्या बताता है? जब कोई व्यक्ति ज्यादा फ्रेंडशिप जिसकी हो, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड, इट मींस ही इज अ सोशल पर्सन, बहुत सामाजिक व्यक्ति है, जो लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, जो लोगों से के साथ बैठने उठने की कोशिश करता है। तो दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द बेकर वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन एंड इन द गांव सोसाइटी बिकॉज ही वुड गाइड द चिल्ड्रन अबाउट गुड बिहेवियर। किसके बारे में बताता है वो? चिल्ड्रन को गुड बिहेवियर के बारे में बताता है। When he mildly rebuked them for peeping into the basket and giving respect to the elders। बहुत अच्छा आंसर तो ये नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटी सी बात को पकड़ने की कोशिश करी है कि जो बेकर है वो किस तरीके से, क्या जो बेकर्स की जो बास्केट हुआ करती थी उसमें जो बच्चे जब झांकते थे तो जो राइटर है उसने उनको डांटने की कोशिश की है। डांटने की कोशिश से क्या कर रहा है, वो उनको गुड बिहेवियर सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो उनको गुड बिहेवियर सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब खुद भी क्या होगा, एक गुड बिहेवियर पर्सन होगा। And he was in very formal with the children and so the author considered him as a friend and companion। और जो चिल्ड्रन हुआ करते थे या जो बेकर्स हुआ करते थे उनके साथ काफी फॉर्मल रहा करता था और उनको अपना फ्रेंड और कंपेनियन एक साथ ही मानता था। एंड ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर इंटरेस्टेड इन सेलिंग वॉट ही मेड, दस ही वॉज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द गांव सोसाइटी ऑफ दोज डेज। क्या बोल रहा है? ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर इंटरेस्टेड इन सेलिंग वॉट ही मेड। वो केवल एक वेंडर नहीं थे उनके लिए, मतलब वो उनको अपना फ्रेंड मानता था, कंपेनियन मानता था, साथी मानता था, उनको केवल ऐसे वेंडर नहीं मानता था। वेंडर मतलब कौन होते हैं? जो फेरी वाले होते हैं, फेरी लगाते हैं, जो ठेलों पे अपना सामान बेचते हैं या पोटली में अपना सामान बेचते हैं, उनको वेंडर कहते हैं। तो वो केवल उनको वेंडर नहीं, ऐसा नहीं कि वो अपने सामान बेचने के लिए आए, उनको एक कंपनी में एक फ्रेंड मानता था। इससे पता चलता है ही वॉज अ वेरी सोशल पर्सन, ही वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। उसको यही बताता कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, तो इससे हमें ये पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो है, इसके एक और जो हमारा कुर्ग वाली स्टोरी थी, ये देखना है हमें। क्या इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करें? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देखिए इसके, तो हम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें सारा ही कवर करना है एक लिमिटेड टाइम में, तो हमें क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
हाँ तो एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, अब इसमें इसका हमने समरी नहीं देखी तो एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। द फियर्सली, देखिए विच डिसेंट ऑफ डू द पीपल ऑफ कुर्ग बिलोंग टू, तो द फियर्सली, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कहाँ के थे ये? ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के थे। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर, as one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहाँ पर आई थी और उनका वापस जाना जो था वो क्या हो गया, बिल्कुल असंभव सा हो गया था। एंड दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। और इन लोगों ने क्या किया, जो लोकल्स थे आसपास के उनसे शादी वादी कर ली। एंड अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, उनका जो कल्चर था बिल्कुल ही शॉकिंग था। अपैरेंट मतलब होता है शॉकिंग, तो बिल्कुल अलग ही था। मतलब शॉकिंग से मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बिल्कुल डिफरेंट था, जो हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि क्या थे, हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग थे, डिस्टिंक्ट थे। क्या अलग थे? उनके राइट्स, उनके रिलीजियंस, उनके जो ट्रेडिशन थे सब अलग अलग थे। तो वेयर कैन वी फाइंड द कल्चर ऑफ कुर्ग मोस्ट अपेरेंटली? वेयर कैन वी फाइंड द कल्चर ऑफ कुर्ग मोस्ट अपेरेंटली? द कुर्ग पीपल्स कल्चर इज मोस्ट अपेरेंट इन देयर मार्शल ट्रेडिशंस, रिलीजियस राइट्स एंड मैरिजेस। जो कुर्ग पीपल थे उनका जो ट्रेडिशन था वो कहां पर अपेरेंट था, मतलब किस तरीके से अलग थे वो हमसे? मार्शल ट्रेडिशन में अलग थे, रिलीजियस राइट्स में और मैरिजेस में। ये तीन चीज बताई है अभी ऊपर आपको। राइट्स, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस एन एक्ट दैट इज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। एन एक्ट दैट इज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, इसमें किसका मतलब है? देखिए, ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। तो एन एक्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, क्या है वो? रिलीजियस राइट्स। क्या होगा? रिलीजियस राइट्स, ठीक है। राइट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। विच स्टोरी इज फेमस अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? पीपल ऑफ कुर्ग में कौन सी स्टोरी फेमस है कि अलेक्जेंडर आर्मी जो थी वहां पर आई थी एंड देयर गो बैक, उनका जाना जो था, रिटर्न जो था उनका क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया। बिकॉज ऑफ दैट दे स्टेड देयर एंड दे मैरिड टू द लोकल्स एंड देयर ट्रेडिशंस वर डिफरेंट। ये हमें बताने की कोशिश करी गई। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। क्या मीनिंग है इसका कि वो क्या करते थे? कहानियां, यानी अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते रहते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी में, इसको मोस्ट डेकोरेटेड माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान माना जाता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? जनरल करियप्पा। एंड वाज अ कुर्गी। इवन नाउ कोडागूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। केवल कोडागूज ही थे जिनको परमिशन दी किस चीज की, कि वो फायर आर्म्स यानी वेपन्स रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर द कुर्ग पीपल ऑलवेज रेड टू टेल? कौन सी कहानी सुनाते थे? वेलोर, द टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, ये सुनाया करते थे। बहुत सिंपल है। व्हाट इज अ स्पेशल फेवर ग्रांटेड ओनली टू द इवन नाउ दे वर अलाउड टू हैव? उसने क्या पूछा कि स्पेशल फेवर कौन सा दिया गया था उनको? दैट दे कुड कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, ये उनको स्पेशल फेवर दिया हुआ था। फाइंड अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस द सेम एज करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वार। करेज एंड ब्रेवरी किसका मतलब है इनमें से? बताइए। करेज एंड ब्रेवरी, वेलर यानी अपनी कथाएं सुनाते रहते थे। वेलोर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मींस करेज एंड ब्रेवरी, यानी अपनी जो बहादुरी है उसकी कथाएं किसको सुनाते रहते थे? अपने बच्चों को सुनाते रहते थे। कोडागूज आर द हु इज द फ्री हैव टू फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, तो कोडागूज ही थे। सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया। अब इनके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स देखिए डायरेक्टली। The Kurgis are the descendants of Greeks or the Arabs are still are able to maintain their traditional practice। जो कुर्गीज थे वो क्या है? डिसेंडेंट है ग्रीक और अरब के, यानी ग्रीक्स और अरब के बाद कौन आए? कुर्ग। तो अभी भी मतलब अपने ये ट्रेडिशंस को मेंटेन किए हुए हैं। तो डू यू एग्री दैट फॉलोइंग दीज प्रैक्टिस टुडे इज इंपॉर्टेंट? व्हाई और व्हाई नॉट? तो क्या आपको लगता है कि आज भी ट्रेडिशंस को फॉलो करना मतलब जरूरी है? आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है, नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? व्हाई और व्हाई नॉट?
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एवरीबडी हैज गॉट द क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमने क्या मतलब समझा, इस चीज को क्या मतलब ऑब्जर्व किया कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। As it has kept the tradition of Coorg is known as to the people even today. If the people of Coorg had not followed in their tradition, would have perished and nobody would have remembered from today because of their culture and traditional practices. वो कह रहा है कि अगर कुर्गी जो लोग हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया होता तो आज के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कुर्गी कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देयर ट्रेडिशंस कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशंस। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि उनका जो ट्रेडिशन है वो मार्शल ट्रेडिशन में ही फॉलो हो रहा है, यानी शादी वादी का जो माहौल होता है, शादी के जो रीति रिवाज होते हैं उसमें ही फॉलो होता है। रिलीजियस राइट्स एंड मैरिजेस, द कोडागुस इवन वियर द ड्रेस, उनकी जो ड्रेस थी उनका उसको क्या बोलते थे, जो किससे मिलती जुलती थी, अरब के जो लोग थे उनसे ही मिलती जुलती थी। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वैल्यूज among the people and have an impact on shaping their। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, जो गोवा वाले चैप्टर में देखी, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या करती हैं, हमारे पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती हैं, सोसाइटी में हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालती हैं, और किस व्यक्ति पर और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारी होती हैं उनमें हमें कैसे बिहेव करना है ये हमें इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर। क्लियर है? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में जो भी गलतियां राजा महाराजा के टाइम पे हुई वो अभी ना हो, या उस समय की पब्लिक ने जो भी गलती की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ, तो वो अब हम ना करें। तो यही मतलब है। तो ट्रेडिशंस को फॉलो कराने का मीनिंग यही है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके जाने और जो सोसाइटी है उसमें उसका इम्पैक्ट आप शो करें। क्योंकि आज अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी जो आज भी हमारे घरों में जो शादियां वगैरह होती हैं वो सब पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही होती हैं, और उनका इम्पैक्ट, उनकी सोशल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस हम जान पाते हैं, और दैट जो हमारा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती हैं और हमारे बिहेवियर को भी चेंज करती हैं। क्लियर है? तो ये आपको इसमें मेंशन करना होगा। हाउ डू कूर्ग्स लोकेशन पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हाउ डू कूर्ग्स लोकेशन, जो कूर्ग की लोकेशन है, पीपल है, नेचुरल फीचर्स है वहां के, वो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को कैसे शो करती है, कैसे इंपैक्ट करती है। देखिए जरा, तो वहां पर हमने क्या देखा, फॉरेस्ट थे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स थे, ठीक है, हिल्स थी, ग्रीनरी थी, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसी तरीके से क्या शो कर रहा है, ये डाइवर्सिटी शो कर रहा है। कूर्ग एंड कोडागु आर द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहां पर है ये? कर्नाटका। इट इज अ होम टू एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। अब देखिए जरा क्या बोला है, इट इज अ होम, यानी रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का और कॉफी का। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट है ये हर जगह पर नहीं होते, ये हर जगह पर तीनों प्रोडक्ट्स नहीं होते। एंड टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, सॉरी, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने हैं? 30%। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। क्या बोल रहा है? इतनी बारिश होती है स्टार्टिंग में कि कई सारे विजिटर्स तो आ ही नहीं पाते। रीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो सीजन है जॉय का, मतलब जिस समय जो वेदर है बहुत प्लीजेंट होता है और सारे विजिटर्स स्टूडेंट्स जब आता है तो वो कब आता है? सितंबर टू मार्च तक। एंड द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन द ग्राउंड मेजर। क्या बोल रहा है कि शावर्स यानी क्या, बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है उस समय पे। एंड द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी, और जो हवा होती है उसमें किसकी खुशबू आती है? इनवाइगोरेटिंग कॉफी, मतलब महकती है वो। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। क्या बोल रहा है? कॉफी एस्टेट्स, कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? छोटी छोटी कैनोपीज बनाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? कॉफी। जैसे आपने देखा कभी कि जैसे कोई भी चीज, जैसे किसी बाग में या किसी भी प्लांटेशन में कोई भी चीज अगर पैदा होती है तो वहीं पर कुछ उनकी लेबरर्स जो होती हैं वो छोटी छोटी चीजों को रखकर बैठ जाती हैं और सेल करती हैं, ठीक है, वो उसको वहीं पर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी की बात कर रहा है। एंड कूर्ग इज ब्यूटीफुली लोकेटेड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ पीस ऑफ हेवन एंड मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब सीधी सीधी बात आप ये समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी समरी लिखनी है इस चैप्टर की, उसकी ब्यूटी दिखानी है आपको कि किस तरीके से वो कोडागुस और कूर्ग जो है वो कैसे एक नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वहां पर चीजें हैं जो कि हमारी ब्यूटी को शो करती हैं, ठीक है। इट्स डॉलिंग हिल साइड्स, पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड फॉरेस्ट स्टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ। हियर नेचर एग्जिस्ट इन द
प्रिस्टिन ग्लोरी विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ का जो नेचर है वो क्या है, बिल्कुल ग्लोरीफाइड है और मतलब देखने में ही दृश्य बनता है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, यहाँ का वेदर बहुत प्लीजेंट होता है, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इस जगह को ब्यूटीफुल बनाती हैं, उसको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। And the local people, the Kodagus are the martial race, and of course they are well known for the hospitality। जब वो स्टार्टिंग में बताया था, ये किस लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, अपनी दयनीयता के लिए जाते हैं, जो लोगों के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हॉस्पिटेबल है, पोलाइट है, हम्बल है, लोगों की हेल्प करते हैं, इस चीज के लिए जाने जाते हैं। जस्ट लाइक ऑल इंडियंस, ऑल दीज फीचर्स ऑफ कूर्ग एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कूर्ग की, जो कि हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को शो करती हैं, कंट्री की डाइवर्सिटी को शो करती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ये सब लोग कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे, इतना सब, ये सारी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दिमाग में सेट करो इन चीजों को कि वहां पर क्या क्या था, वहां पर क्या था, हवा के अंदर एडवेंचर के बारे में। हाँ नहीं की मैंने, लेकिन हमें पता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, बंदरों के बारे में और जो 3-4 तरीके के एनिमल्स वगैरह थे वो भी इसमें इंक्लूड करना है आपको, बिल्कुल हमें पता है ना, वो उसको इंक्लूड करना है इसमें। और हिल्स के बारे में बताना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताना है, कोडागुस के पीपल के मार्शल स्टेटस के बारे में बताना है, और उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताना है इसके अंदर, और उनकी हॉस्पिटलिटी के बारे में बताना है, ये सब हमें करना है। रिवर राफ्टिंग होती थी, यस, 4-5 चीजें हैं। इन्होंने डाइवर्सिटी की बात करनी है, तो बेसिकली हम नेचर की बात करेंगे, इसमें एनिमल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स आप इसमें ऐड कर पाएंगे। आगे देखिए, अब ये वाला देखिए, टी फ्रॉम असम, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम असम। सीधे क्वेश्चंस देखेंगे इसके, बहुत इजी चैप्टर हम कर चुके हैं इसको, सीधे क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, असम इज सेड टू बी अ टी कंट्री। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, असम इज सेड टू बी अ टी कंट्री। And do you believe that Assam has some of the best plantations in the world that makes it a unique country? Yes. Same question है. Similarly, whatever you described in the last question, Coorg and Kodavus, similarly you have to describe the Assam. ठीक है. तो क्या देखा? Assam is said to be a tea country. Do you believe that Assam has some of the best plantations in the world that makes it a unique country? क्या आप सच में विश्वास करते हैं? आपका विश्वास है कि जो असम है, इसके यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की टी जो है वो पैदा होती है, ठीक है। तो इन इंडिया सम ऑफ द बेस्ट प्लांटेशंस लाइक टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन ह्यूज क्वांटिटीज। ये हमें पता है कि असम वो पार्ट है इंडिया में भी, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मेजर जो है वो असम ही है जहां पर टी प्लांटेशंस हैं और अच्छी क्वालिटी की टी पैदा करते हैं, टी एंड कॉफी बोथ। इंडिया इज ऑल्सो होम टू मेनी स्पाइसेस लाइक हल्दी एंड वाइल असम इज होम टू टी। तो इंडिया में बहुत सारी जगह है जो स्पाइसेस का होम है, पर्टिकुलरली हर जगह की अलग अलग क्या होती है, एक पहचान हो। जैसे आगरा की क्या है, पेठा, अगर हम फूड की बात करें। अगर जैसे इलाहाबाद की क्या है, अमरूद वहां का फेमस है, ठीक है। प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में आंवला हमारा फेमस है, ठीक है, यस, आंवला बहुत फेमस है वहां का, ठीक है, समझ में आ रही। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों की अलग अलग क्या होती है, फेमस चीजें होती हैं। सिमिलरली असम में क्या सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, टी और कॉफी, ठीक है। तो कूर्ग इज होम टू कॉफी एंड अदर्स आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन इंडिया and exported to various countries and these plantations make India a unique country। तो कूर्ग जो मतलब जो टी कॉफी प्लांटेशंस जो है हमारे यहाँ पर, इससे क्या करता है, ये हमारे इंडिया को क्या बनाते हैं, एक यूनिक पहचान देते हैं कि असम के अंदर क्या बनती है, एक स्पेशल क्वालिटी की जो है चाय बनती है। मतलब स्पेशल मतलब क्या है कि वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी जो है वहीं पर होती है, और मेनली दार्जिलिंग में, ठीक है। एंड these plantations make India a unique country which has not traditional spices and beverage plants growing within it but also follows traditional agriculture practice। यहाँ पर क्या होती है, टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से ही एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि हमें समझ में आती है कि हमें अगर पहाड़ों पे या फिर हमारा स्लोपी एरिया हो तो वहां पर हमें फार्मिंग कैसे करनी है। तो टेरेस फार्मिंग होती है जिसके थ्रू ये स्लोप्स के ऊपर फार्मिंग करते हैं, ठीक है, ये भी चीज है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी हमें वहां से मिलती है। What are the legends related to the discovery of tea? Yes, बौद्ध धर्म एंड चाइनीज। तो लिसन, ध्यान से सुनना है आपको। There are many popular legends about the discovery of tea. Two of them are as follows। तो काफी सारे लेजेंड्स हैं, मतलब अफवाहें हैं, कह सकते हैं कहानियां हैं, जिसको जो कि किसके बारे में बताती हैं हमें कि टी का उत्पादन कैसे हुआ, किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ, टी का कैसे शुरुआत हुई।
तो देयर आर मेनी पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी. वन इज अबाउट, टू ऑफ देम आर एज फॉलोज. चाइनीज एम्परर वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर. एक चाइनीज एम्परर था, वो क्या किया करता था, एक बॉइल्ड वाटर यानी गर्म पानी पिया करता था. तो एक बार क्या होता है, उसके उस गर्म पानी में कुछ टी लीव्स यानी वन डे ट्विग ऑफ फायर फेल इनटू द पॉट. मतलब क्या हुआ, उसके पॉट में कुछ पत्तियां गिर गई, और पत्तियां गिर गई तो उसका टेस्ट थोड़ा सा उसको ठीक लगा. एंड इट वाज गिव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक एंड इट्स सेड टू बी द टी लीव्स. और वो क्या बोला गया, टी लीव्स बोला गया. क्लियर है. कहानी इसमें और भी लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें और लिख सकते हैं. इनको टी लीव्स बोला गया, और इंडिया में सबसे ज्यादा टी बनाई भी जाती है और सबसे ज्यादा टी पी भी जाती है. ठीक है. हाँ, एग्जैक्ट डेटा भी लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको. An Indian legend goes like this. Once there was a Buddhist ascetic. Ascetic किसको बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीनिंग ऑफ ascetic. सेंट, सन्यासी. क्या होता है? सन्यासी. Once there was a Buddhist ascetic who used to feel sleepy during meditation. तो वो अपनी मेडिटेशन के दौरान क्या करता था, वो काफी स्लीपी फील करता था, काफी सोया हुआ महसूस करता था. So he cut off his eyelids. इसलिए उसने क्या किया, जो eyelids थी ना उसकी, जो पलकें थी वही काट दी. And the 10 tea plants grew out of their eyelids. और eyelids से क्या हुआ, 10 टी के प्लांट जो है वो ग्रो हुए, डेवलप हुए. And when the leaves from these plants were put in hot water, जब इन्हीं लीव्स को हॉट वाटर में पुट किया गया, and drunk they vanished sleep. जब उनको पिया गया तो क्या हुआ, vanish मतलब होता है गायब. क्या हुआ, उनकी जो नींद थी वो गायब हो गई और चली गई. इसीलिए भी ये एक असेट, ये आपका क्या एक लेजेंड है, किस तरीके से टी जो है वो फेमस हो गई.